जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन। बॉबी पाल, विवेक यादव जी, ऋषभ, अंकिता भदौरिया, हितेश, ललित कुमार, विक्की, नीतू कुमारी, रवि ठाकुर भाई, बहुत बढ़िया। भानु, एमडी, विनीता, अमन, अभय, यश गुजर, ज्योति सैनी, मोनिका सिंह, रवि कुमार, बहुत बढ़िया। संदीप जाटव, कल्पना, रितेशा, अक्षय, बहुत बढ़िया। विवेक ठाकुर, रोबिन शर्मा, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, इतिहास की एक क्लास में जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ना शुरू किया था आपका किसको, वर्धन वंश को। और वर्धन वंश को पढ़ते पढ़ते मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन गद्दी पर आ गए थे। ठीक है, इतनी बात जानते हैं। लेकिन हर्षवर्धन के सामने गद्दी पर बैठते समय समस्याएं क्या थी दोस्त? तो आप कहेंगे भैया उनके जो भाई थे उनके बड़े, तो उनकी मौत हो चुकी थी, है ना। राज्यवर्धन की बहन का बदला लेने के लिए राज्यश्री का अपहरण हो चुका था। मैंने आपको बताया था शशांक के बारे में जो गौड़ प्रदेश का शासक था, और मालवा का शासक देवगुप्त था, है ना। ये आप लोगों को मैंने सारी चीजें बताई। तो फाइनली अपने जो सेनापति थे सिंहनाद के कहने पर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठने को तैयार हो गए 16 वर्ष की अवस्था में। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षवर्धन गद्दी पर किस वर्ष में आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है भैया, आ जाओ। आगे। तो आज की क्लास बड़ी छोटी सी क्लास होनी है। और मैं आज की क्लास के बारे में पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं कि आज जो है हम प्राचीन भारत को खत्म कर लेंगे। ठीक है, इसको खत्म कर लेंगे आज हम। प्राचीन भारत को प्यारे दोस्त खत्म कर लेंगे। भैया प्राचीन भारत में आप लोग कहेंगे कि चेर चोल पांड्य, तो इनको हम हमेशा आखिरी में पढ़ते हैं क्योंकि अगर बाकी भारत का सिनेरियो आप समझ जाएंगे तो चेर चोल पांड्य ये कहीं कॉपी पर आप रखेंगे, यानी दक्षिण भारत के जो वंश हैं चेर चोल पांड्य। ठीक है, इसी में आपका पल्लव भी आएंगे, पहलव नहीं, पल्लव भी आएंगे, इनके नजदीकी जो वंश है। और एक होगा आपका कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद में जब कन्नौज खाली हो जाएगा और भी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय वंश। ठीक है, त्रिपक्षीय वंश का संघर्ष संघर्ष होगा। और एक टॉपिक प्यारे बच्चे आपका आता है, इसको नोट करके रखना कहीं साइड में आप लोग, ताकि आपको भी क्लियर रहे कि क्या हमको पढ़ना है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। और क्या आएगा आपका इसमें, मैं कश्मीर वगैरह के वंश आपको पढ़ा दूंगा, चेरचोल पांडे इसी में हो जाएगा। और क्या बचता है इसमें हमारा? ठीक है, ये साउथ का हो जाएगा, यहाँ पर हो गया आपका। और मध्य में क्या बचेगा आपका? और कुछ महत्वपूर्ण ऐसा बचेगा नहीं वैसे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कुछ बचेगा नहीं। ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चे, याद रख लेना। ये मैं आपको एक कक्षा जब हम इतिहास को खत्म कर रहे होंगे उस समय पढ़े। ठीक है, मेरा केक सर जी, तुम्हारा केक सबको मैंने घर भेज दिया भैया, है ना। चलो, सबको बहुत थैंक यू। किसी का मैसेज मैं नहीं देख पाया हूँ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं भी आपने किया होगा ना, तो उसके लिए पहले मैं हाथ जोड़ के प्यारे बच्चे सॉरी, है ना, नहीं देख पाया हूँ क्योंकि मैसेज हद से ज़्यादा होंगे, बहुत सारे मैसेज संभव भी नहीं है। तो यह ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत इतनी बात में? तो ये तो हमारा प्राचीन भारत के वो टॉपिक रहेंगे जो हम पढ़ेंगे आपका। और याद रख लेना ये त्रिपक्षीय संघर्ष में ही हमारा आएगा कौन सा, गुर्जर प्रतिहार वंश आएगा इसी में हम हमारा। इसी में प्यारे बच्चे हम आपका राष्ट्रकूट यानी चालुक्य वंश के बारे में मैं आपको इसी में बता रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलेंगे? और पाल वंश भी मैं आपको इसी में पढ़ा रहा हूँ। कौन सा? पाल वंश। समझ रहे हैं? तो ये तीनों किस में आते हैं? त्रिपक्षीय में आते हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आएंगे। भैया झूठ बोल रहे हो, केक नहीं पहुंचाया। तो ये तो एक क्लास का मटेरियल रहेगा या दो क्लास। और आज हम इस प्राचीन भारत को अपने को खत्म कर रहे हैं प्यारे बच्चे। और फिर आएंगे हम कहाँ पर? मध्यकालीन भारत पर। मध्यकालीन भारत जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसमें इतिहास में आप लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पढ़ने के लिए। तो वो रोचक क्लासेस हमारी कल से शुरू हो। ठीक है, आगे आएंगे। तो हर्षवर्धन गद्दी पर आ गया था फाइनली, कोई दिक्कत इतनी बात में? तो हर्षवर्धन ने कुछ नाटक लिखे हैं। हर्षवर्धन ने नाटक लिखे हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्या बोलोगे? बहुत पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन ने नाटक लिखे हैं आपका, क्या बोलेंगे? नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। क्या जी?
ये क्या भैया इसने स्वयं लिखे हैं? हाँ जी, स्वयं लिखे हैं। और किस भाषा में लिखे? ये इसने संस्कृत भाषा में लिखे हैं। इसमें संस्कृत भाषा में लिखे हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हर्षवर्धन ने अपने ये नाटक स्वयं नहीं लाए। इन नाटकों को लिखने का जो क्रेडिट जाता है वो कवि धावक को दिया जाता है। इसको कवि धावक को दिया जाता है। और कवि जो धोई है, इसकी पुस्तक का नाम है पवनदूत। क्या नाम है? पवनदूत। इसने एक बुक लिखी है। लेकिन कुछ ही लोगों का ये कहना है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का क्या मानना है कि हर्षवर्धन ने, क्योंकि राजा था, लिखा इसने काम, राजा ने तलवार रख दी होगी गर्दन पे, बोला तू नहीं बोलेगा कि तूने ये काम किया, बोल ये काम हर्षवर्धन ने किया है। तो कुछ काम जबरदस्ती ऐसे राजा करा लेते होंगे शायद। ठीक है, याद रखेंगे। तो हर्षवर्धन के नाटकों के नाम है, कभी भी परीक्षा में पूछा जाएगा, नागानंद हर्षवर्धन का है, रत्नावली और प्रिय दर्शिका। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक बच्चा देखो कितना अच्छा है, उसने बोला कि भैया केक जो आपने भेजा वो बहुत अच्छा था। इसको बोलते हैं अच्छा छात्र। ठीक है जी, आगे। अब आते हैं प्यारे बच्चे, सॉरी यहां पर लिखा हुआ है हर्षवर्धन। ठीक है, ये हर्षवर्धन ही करना। हर्षवर्धन के दरबारी, इनके दरबारी, हर्षवर्धन के दरबारी लोगों के नाम आते हैं। तो कौन कौन से? बाणभट्ट। बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है कादंबरी। कादंबरी क्या है? एक बुक है। ठीक है, और हर्षचरित्र भी क्या है? एक बुक है। तो ये कौन दरबारी हैं इनके? बाणभट्ट है। तो बाणभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? आप कहेंगे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे कि बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है कादंबरी और हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षचरित्र के बारे में एसएससी एक क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्या बोलेंगे? हर्षचरित्र 8 भागों में विभाजित है। कितने भागों में प्यारे बच्चे? क्या बोलोगे? 8 भागों में विभाजित है। और 8 भाग मतलब याद रख लेना, कहीं साइड में लिखना, प्रत्येक भाग को उच्छ्वास भी कहते हैं। यानी हर्षवर्धन ने अपने ये जो हर्षचरित्र को लिखा गया हर्षवर्धन के बारे में, किसने लिखा? आपका, आप कहेंगे बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट ने बोला है प्रत्येक भाग को उच्छ्वास। जैसे आप बोल देते हो अध्याय 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो उसने उच्छ्वास कहा है। उच्छ्वास हम भाग को ही कहते हैं, प्रत्येक भाग को उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है जी, दूसरे आएंगे। दूसरे दरबारी कौन है इनके सामने? दूसरे दरबारी हैं प्यारे बच्चे मयूर भट्ट। क्या बोलोगे? मयूर भट्ट। और मयूर भट्ट की पुस्तकों के नाम है सूर्य शतक और मयूर शतक। ठीक है, क्या बोलोगे? सूर्य शतक और मयूर शतक। ठीक है, मतंग दिवाकर की, नोट कर लेना, मतंग दिवाकर की कोई पुस्तक का उल्लेख नहीं है, कोई बुक का उल्लेख नहीं है। मतंग दिवाकर की किसी पुस्तक का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, मयूर भट्ट की पुस्तकें कौन सी हैं? क्या बोलेंगे? सूर्य शतक और मयूर शतक। अच्छा भैया, ये 3+5 क्या है? देखना ध्यान से। जब बाणभट्ट ने हर्षचरित्र को लिखा तो कितने भाग बनाए? आप कहेंगे 8 भाग लिया। 8 भागों में कहा जाता है कि पहले 3 भाग वो बाणभट्ट के, पहले 3 भागों की रचना का जो क्रेडिट दिया जाता है वो बाणभट्ट को, लेकिन अंतिम 5 में हर्षवर्धन को भी क्रेडिट जाता है कि हर्षवर्धन ने इनकी रचना कराई थी, कुल 8 भागों में। लेकिन भैया जी परीक्षा में आया तो क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे हर्षचरित्र को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, तो मतंग दिवाकर कोई इसकी पुस्तक नहीं है। इतनी बात में कोई परेशानी? ठीक है भैया जी, थोड़ा राइटिंग का साइज कम कर लो। ये वाला जो लिख दिया मैंने संस्कृत दोबारा लिख दे। और उसके बाद तो मैंने कम कर लिया था, आपका मैंने पढ़ लिया था कमेंट मेरे दोस्त। ठीक है, क्या लिखा था मैंने यहाँ पर? संस्कृत में रचना की। किसमें? संस्कृत। अब तो ठीक है राइटिंग का साइज। आगे आएंगे। चलो भैया जी, आपको भाभी ने गिफ्ट में क्या दिया अभी बताएंगे क्लास के लास्ट में। ठीक है, वेरी गुड। इतनी बात में कोई परेशानी किसी को? तो एक बार आंखें बंद करो। हर्षवर्धन गद्दी पर आगे 606 में हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे प्यारे बच्चे, कौन कौन से बोले एक बार?
क्या बोलोगे? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका किस भाषा में लिखे हैं? तो भाषा में लिखे, संस्कृत में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इन नाटकों की रचना किसने की है? तो कहते कवि धोई ने की है। कवि धोई की पुस्तक का क्या नाम है? पवनदूत। हर्षवर्धन के दरबारी में प्यारे बच्चे बाणभट्ट, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, कादंबरी की रचना और हर्षचरित की रचना किसने की है? वो की है आपकी, आप कहेंगे, बाणभट्ट। मयूर भट्ट ने क्या लिखा है? सूर्य शतक और मयूर शतक को लिखा है। हर्षचरित के जो 8 भाग हैं, उनमें प्रत्येक भाग को उच्छ्वास कहते हैं। 3 भाग शुरुआत के किसके हैं? बाणभट्ट के। आखिरी 5 हर्षवर्धन के। और प्यारे बच्चे, मतंग दिवाकर किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ठीक है। और एक चौथे व्यक्ति जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, उनका नाम है भर्तृहरि। नोट कर ले, चौथे व्यक्ति कौन है? भर्तृहरि है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आप लोग देख रहे होंगे हर्षवर्धन का साहित्य में एक रुचि है, नाटकों की रचना करता है स्वयं, तो यानी कि रुचि है। इसीलिए एक कवि हुए हैं हमारे यहां, सोढल। लिखना ध्यान से प्यारे बच्चे। सोढल ने सोढल ने हर्षवर्धन को, जो सोढल है, सोढल लेखक हुए हैं। सोढल ने हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष कहा है, मतलब साहित्य में रुचि रखने वाला हर्ष, साहित्यिक हर्ष कहा है। क्या कहा है? साहित्यिक हर्ष कहा है। ठीक है भैया, ये बात याद रख लें। तो किसने हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष कहा है? वो कवि सोढल ने कहा है। क्या बोलेंगे? कवि सोढल ने कहा है। ठीक है, आगे आएंगे, अगले पेज पर चलेंगे। अब आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है हर्षवर्धन के समय वेहेनसांग, जिसको हम हुएनसांग भी बोलते हैं, जिसको हम हैनसांग भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन नाम तो है इसका तसांग, असली नाम। और तसांग ये भारत आया किसके समय? हर्षवर्धन के समय। भारत घूमकर भी चला गया, वापस चला गया। आया कहां से? चीन से। तो मैंने आपको एक वर्ष बताया था, कमेंट सेक्शन में बताओ दलाई लामा भारत कब आए? तो उन्होंने भारत में शरण ली थी 1959 में, जब तिब्बतियों पर आंच आ गई और चीनियों ने तिब्बत को घेरना शुरू किया, तो दलाई लामा आ गए हमारे देश में, हमने शरण दी। तो दलाई लामा अपने साथ लेकर के आए थे एक तसांग की खोपड़ी, भारत सरकार को उन्होंने गिफ्ट करी। आज भी बिहार का जो हमारा पटना संग्रहालय है, पटना संग्रहालय में रखी हुई है तसांग की खोपड़ी। तो ये तसांग है कौन? ये तसांग है वेहिनसांग। वेहिनसांग कहां से आया? चीन से आया, चीनी यात्री। ठीक है, कब आया प्यारे बच्चे? 630 में। ये भी 15 वर्ष रहा, 630 से 645। क्या बोलोगे? 630 में आया, यानी कितने वर्ष रुका? 15 वर्षों तक रखा। 630 में आया और 645 में वापस गया। इसी को हम यात्रियों का राजकुमार, क्यों भैया? यात्री तो बहुत सारे आए हैं, इसी को यात्रियों का राजकुमार क्यों कहा गया? इत्सिंग को क्यों नहीं कहा गया? पाहियान को क्यों नहीं कहा गया है? मैगस्थनीज को क्यों नहीं कहा गया? तो प्यारे बच्चे, जो वर्णन सबसे ज्यादा मिला है, पूरे भारत में जो भ्रमण किया है पैदल, वो हेनसांग ने किया। इसलिए बोला यात्रियों में ये राजकुमार है। इसी को बोलते थे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री होते हैं। तो यात्रियों का राजकुमार। द्वितीय शाक्य मुनि। भाई प्रथम तो कौन थे? आपका महात्मा बुद्ध थे, लेकिन महात्मा बुद्ध के बाद में बौद्ध के लिए ज्ञान रखने वाला द्वितीय शाक्य मुनि। नीति का ज्ञाता, ज्ञाता बोले तो पंडित, नीति का पंडित या ज्ञाता आप लिख सकते हैं। नीति का पंडित यानी कि नीति को जानने वाला। नीति कौन सी? जो बौद्ध धर्म की नीति थी। भैया मतंग दिवाकर वही है जो बौद्ध भिक्षु था? हाँ जी, वही है। इसी को तसांग भी हम कहते हैं। अब ये अपनी जो 15 वर्ष आया, उनमें से 15 वर्ष नालंदा में नहीं रहा है, 18 महीने नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन किया। महायान शाखा मैं आपको बता चुका हूं कि जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी, तो बौद्ध धर्म कौन सी 2 शाखाओं में बट गया था? महायान और हीनयान। तो महायान शाखा का अध्ययन करने आया।
और जब ये नालंदा में आया तो नालंदा के कुलपति कौन थे, यानी जो मुख्य व्यक्ति थे उसके, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल रहे होंगे, तो कुलपति थे सीलभद्र। और शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात था वो था 5:1। ये वर्णन किसने किया है? ये वर्णन किया है हेनसांग ने अपनी पुस्तक, जो उसने यात्रा विवरण लिखा वो सीयू की पुस्तक में लिखा। बहुत पूछा जाता है सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है, किसके दरबार में हेनसांग आए? हैसे हेनसांग, हैसे हर्षवर्धन। ठीक है, यहां से बड़े इंपॉर्टेंट बात है। आज देखो भारत में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। अब तो आप समझ सकते हैं कि जैसे अभी मैं आप से बात करूं तो आप क्लास देख रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आप 14,000 बच्चे क्लास देख रहे हैं, 14,000। पढ़ाने वाला कौन है? मैं अकेला इस समय पर। ओवरऑल बात करें तो हम लगभग 5 टीचर हैं। कितने टीचर हैं? 5 टीचर हैं। 14,000 स्टूडेंट और हम 5 टीचर। ओवरऑल बात करें तो 80,000 के करीब बच्चे चिराग बैच में ज्वाइन हो चुके। तो क्या बोलेंगे? 80,000 छात्र। हाँ जी। तो अब आप समझो आज क्या स्तर हो चुका है, क्योंकि आज तो शिक्षा पहुंच सकती है तो ऑनलाइन हो गया। इसमें तो एक बच्चे के लिए भी उतना एफर्ट लगाना, बाकी सबके लिए। लेकिन पहले का आप समझ रहे हैं, 5:1 था, ये उल्टा लिखा हुआ है थोड़ा। ये क्या बोलेंगे? विद्यार्थी अनुपात शिक्षक होना चाहिए, स्टूडेंट रेशियो टीचर। विद्यार्थी अनुपात शिक्षक उल्टा हो जाएगा ना। तो 5 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक, कितना नालंदा का स्ट्रक्चर रहा होगा, बोले आप? मतलब 5 बच्चों के लिए एक टीचर, ये एक रेशियो। समझ सकते हैं? आज अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये रेशियो लगभग आपका 45 छात्र चल रहा है, कि आज 45 छात्रों पर एक अध्यापक है। यानी आज भीड़ बढ़ती जा रही है छात्रों की, अध्यापक कम है। ठीक है भैया जी, राजपूत इतिहास नहीं आएगा क्या SSCGD में? बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चे, क्यों नहीं आएगा? राष्ट्रकूट वंश मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। जब मैंने बोला ना कन्नौज को पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, है ना। आगे आएंगे। हेनसांग की जो जीवनी है, वेहनसांग की जो जीवनी है, ये विहिली ने लिखी है। अगर ये नाम नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे लिख सकते हैं विहिली, और लिखना सी यू की का सारांश। सी यू की का जो सारांश है, यानी छोटे में समझाया, उसको छोटे में समझाया है कांचू ने। कौन है वो? कांचू। तो सी यू की का सारांश कांचू। और जो ये हेनसांग भारत में आया, इसकी जीवनी लिखी किसने? ये लिखी विहिली ने। क्या बोलेंगे? विहिली ने। सीयू की जो पुस्तक है, इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से देख। इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं सीयू की पुस्तक में? व्यापार का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है, व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है कन्नौज को। मैंने आपको बताया था कन्नौज किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। भारत को जाने वाले सारे रास्ते कहां से गुजरते थे? कन्नौज से। तो कन्नौज महत्वपूर्ण तो था ही, इसीलिए सेंटर पर क्या बोलेंगे? व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कन्नौज। दक्षिण में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? वो कांची था, तमिलनाडु में। ठीक है प्रीति, बहुत थैंक यू बच्चा। आगे आ जाओ। देखो ऐसे जातिगत रूप से ना बोलें आप अभी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे से मतलब अभी 10वीं 12वीं है, हमें बड़ा उबाल होता है जाति को लेकर के, खून उबलता खून अपनी जाति का नाम आते ही। आपको इस सबसे बढ़कर के राष्ट्रीय होना होगा। और किसी भी देश के पतन का ये कारण होता है। आप देखो ना बाकी लोगों को, अगर कभी युद्ध की बात आए तो ईसाइयत एक तरफ हो जाती है, सब लोग एक तरफ हो जाएंगे, वो यहूदी एक तरफ होकर के लड़े। हिंदू कैसे बात करता है? हिंदू बात करता है, कोई अभी एक बच्चे को मैंने बोला कि हाँ राजपूत कहलाता है, एक बच्चे ने तुरंत बोला जी जाट इतिहास नहीं आएगा, एक बच्चे ने बोला जी दलित इतिहास नहीं आएगा, एक बच्चे ने बोला ब्राह्मण इतिहास नहीं आएगा। क्या तुम लोग करना क्या चाहते हो? इंटेलिजेंस से सोचो। आप लोगों को ये चीजें नहीं लिखनी चाहिए, जो जरूरी है वो मैं आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है, आप खुद को जातियों में ना बांटो दोस्त। बी इंडियन। हर्ष की सेना
चतुरंगिणी। किसने बोला? सीयूकी में। हर्ष की सेना को कहा गया है चतुरंगिणी सेना। हर्ष का जो नाम है शिलादित्य। पूछेगा हेनसांग ने हर्षवर्धन को किस नाम से पुकारा? किस नाम से पुकारा? तो आप कहेंगे भैया शिलादित्य नाम से पुकारा। किस नाम से? शिलादित्य नाम से पुकारा। अब इसने बहुत कुछ लिखा, जैसे इसने लिखा किसके बारे में? कश्मीर के बारे में। बोला कश्मीर के जो लोग हैं वो कायर हैं। कहां के लोगों को इसने कायर बताया? कश्मीर के लोगों को इसने कायर कह दिया। अच्छा, जो असम के लोग थे, असम के लोगों को बोला इसने ईमानदार। क्या बोला? ईमानदार कहा कि असम के लोग ईमानदार हैं। महाराष्ट्र के लोगों को इसने कहा घमंडी। इसने बोला महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो घमंडी हैं। उड़ीसा के लोगों को, कहां के लोगों को? उड़ीसा के लोगों को इसने उग्र कहा। क्या कहा? उग्र है। ठीक है, क्या बोला? कि ये उग्र है। तो भारत आया मतलब इसने भारत के बारे में जिक्र किया। पूरे भारत में ये घूमा। भारत में आया था स्थल मार्ग से, यानी अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो इस वाले मार्ग से आया। ये पेशावर, सिंध होते हुए फिर ये आपका मथुरा गया। मथुरा के बारे में लिखा, और ऐसे घूमते 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 नालंदा, नालंदा के जाने के बाद में ये हर्षवर्धन के पास आए। तो कहते हैं हर्षवर्धन की जो मुलाकात इससे हुई, तो जो बंगाल के शासक थे उससे पहले संपर्क में आ गया ये बंगाल के शासक हिंसांग। तो उसने हिंसांग को अपने पास रोका लिया। लेकिन किसी को पता चला, हर्षवर्धन को पता चला कि बड़ा विद्वान आया है एक हिंसांग। तो उसने वहां बंगाल के शासक को लिखा, भाई मेरे पास भेजना। उसने बोला नहीं, मैं अपनी गर्दन दे दूंगा लेकिन हिंसांग को नहीं भेजूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, गर्दन ही दे दो फिर। उसने कहा जी मजाक कर रहा था, ले जाना। तो कल्पक नदी के तट पर पहली मुलाकात हुई है हर्षवर्धन और हिंसवांग की। ठीक है, कौन से? कल्पक नदी के तट पर। आगे चलेंगे, इतनी बात में कोई दिक्कत? ये है हिंसवांग जो भारत आया। किसके समय पर आया? आप देख सकते हैं 630 में आया, 645 में वापस गया। हिंसवांग के समय। पुस्तक है सीयू की। और हिंसवांग को ही हम यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, नीति का पंडित, द्वितीय शाक्य मुनि, प्रथम शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे आएंगे। भैया जी सीयूकी की लैंग्वेज कौन सी थी? प्यारे बच्चे वो चीनी है ना, तो चीनी भाषा में लिखी उसने। यूज योर लॉजिक। ओके, कोई परेशानी इस बात में? बोलेंगे एक बार। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? बोले एक बार, आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो भाई, उग्र का क्या मतलब होता है? अंशुल कुमार का उग्र का मतलब होता है जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तब सर कश्मीर, असम, उड़ीसा कहाँ थे? बिल्कुल थे, जहां आज हैं वही हैं। और आपको मैं कश्मीर के वंश बताऊंगा। तो हर्षवर्धन के समय कश्मीर में एक राजा था, दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन ने क्या कर लिया था, जब महात्मा बुद्ध की ऐसे मृत्यु हो गई थी तो उनके शरीर को 8 हिस्सों में बांट दिया गया। बुद्ध के दांत जो थे, महात्मा बुद्ध जी के, वो दांत थे कश्मीर के शासक दुर्लभ वर्धन के पास में। मैसेज भेजा था किसने? हर्षवर्धन ने, कि मुझे दांत चाहिए। उसने नहीं किया था, तो कश्मीर पे आक्रमण भी किया है। जो ये कलिंग है, कलिंग तक जो शासन था, उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये भी आपका किसके अधीन था? हर्षवर्धन के अधीन था। इससे नीचे नर्मदा नदी के तट से नीचे चालुक्य थे। ऊपर ऊपर सब कौन था? ये हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने सिंध को भी जीता था, लेकिन सिंध को जीत करके उसने वहां के राजा को कब्जे में नहीं लिया, उसको छोड़ दिया था। बहुत बढ़िया भाई, कोई परेशानी? जी जी जी। यात्रियों का क्या काम होता है जी? भैया ये बाहर से आते थे, इनसे हमें विवरण मिलता है अपने देश के बारे में, इन्होंने क्या लिखा, उस समय की स्थिति के बारे में पता चलता है। ये क्यों आया था जी? ये आया था महायान शाखा, क्योंकि बौद्ध का ओरिजिन इंडिया में है। और कहते हैं नालंदा, उसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। तो महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड समझते हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है। तो नालंदा को बोला जाता था कि यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ रखे हुए हैं, आचार्य लोग हैं, यहाँ संपूर्ण ज्ञान है, इसीलिए ये लोग यहाँ आते थे। ठीक है, तो दिक्कत? आगे चलें। अब ये जो लिखा है इसने, और क्या क्या लिखा है? हर्ष की सेना में अरब सेना का जो सेनापति था, वो उसको कुंतल बोलते थे। अरब सेना बोलते थे, यानी कि जो हर्ष की अपनी सेना है,
उसका जो सेनापति है कुंतल, ये एक पोस्ट है, कुंतल एक पद है। क्योंकि जो इसका असली सेनापति था, जिसने जोश भरा था किसके अंदर, जब कायर बन गया था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन कायर बन गया था बहन के अपहरण के बाद, भाई की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन ऐसे डरा सहमा सा कि मैं क्या करूंगा। तब जो सेनापति था, इसका नाम है सिंहनाद, कहते सिंहनाद ने ही वो ऊर्जा दी थी किसको, हर्षवर्धन को, कि तुमको ये कर दिखाना है। और जिसके बाद में वो तैयार हो गया था गद्दी पर बैठने के लिए। ठीक है, आगे आएंगे। भैया चतुरंगणी का क्या मतलब होता है? चतुरंगणी का मतलब होता है ऐसी सेना जो चारों तरफ को आक्रमण कर पाए। ठीक है, जो चार अंगों में विभाजित हो और चारों दिशाओं में आक्रमण करने के लिए युद्ध की स्थिति में जिसको डिजाइन किया गया। हर्षवर्धन के कार्य क्या क्या लिखे गए हैं? हर्षवर्धन करता था महामोक्ष परिषद का आयोजन। महामोक्ष परिषद का आयोजन कब? दो जगह इसका मिलता है। कहां कहां पर किया है उसने? प्रयाग में और कन्नौज में। प्रयाग तो आप समझते हैं ना, उत्तर प्रदेश का, और कन्नौज भी उत्तर प्रदेश। तो ये महामोक्ष परिषद क्या थी? महामोक्ष परिषद होती थी प्रत्येक 5वें वर्ष। कब होती थी ये? और प्रत्येक 5वें वर्ष हर्षवर्धन ने इसको किया, और दो ही बार का उल्लेख मिला है, शायद उसके बाद हर्षवर्धन ने इसको ना किया हो। महामोक्ष परिषद में क्या था कि हर्ष का ये मानना था कि ये जो संपत्ति है ये सारी, ये इस राज्य की संपत्ति है, लोगों की है। तो यहां पर वो दान दिया करता था और अपना सब कुछ क्या कर देता था, जनता को दान दे देता था। जैसे हमको क्लास में पढ़ाया गया, छठी क्लास में, कि एक समय ऐसा आया कि हर्षवर्धन के पास वस्त्र बच गए अपने स्वयं के, और अंत में एक व्यक्ति बच गया महामोक्ष परिषद में। 20 राजा भी इसमें बैठे हुए थे। तो हर्षवर्धन ने अपने वस्त्र दान कर दिए। इतना दानी व्यक्ति हर्षवर्धन रहा है। भारत में कुंभ मेलों की जो शुरुआत कराई है वो किसने कराई है? हर्षवर्धन ने कराई है। कुंभ जानते हैं आप? कुंभ भारत में 4 जगह पर लगता है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार यूके उत्तराखंड में, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन, प्यारे बच्चे क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश। 4 जगह ऐसी हैं जहां पर क्या लगता है आपका, आपका क्या बोलेंगे भैया जी, कुंभ मेला लगता है। अर्ध कुंभ 6 वर्षों में लगता है। ठीक है, कुंभ 12 वर्षों में लगता है। महाकुंभ 24 वर्षों में लगता है। विलास चिड़े बोल रहे हैं गुरुजी फाक्योकी क्या है? प्यारे मित्र, फाक्योकी फाइयान की रचना थी। बुक के नाम होते हैं, जैसे अलबरूनी ने लिख दिया किताबुल हिंद, वो एक पुस्तक का नाम है फाक्योकी। ऐसे ही सीयू की, ये चीनी नाम है। अब मैं तुम्हें अगर बताने भी लग जाऊं कि इसका अर्थ एंचो एले मेन्ना लेले है, तो उसका कोई अर्थ है? चीनी भाषा तुमको जाननी ही क्यों है? और ना मुझे उसका पता है। ठीक है, आगे। अब ये जो कुंभ होता है, कुंभ का मतलब क्या है? एक बच्चे ने पूछा है। कुंभ का मतलब होता है प्यारे बच्चे घड़ा। वो बड़े मजे आते होंगे कि भैया हमारे डाउट पढ़ते रहते हैं और बताते रहते हैं। भैया हरिश्चंद्र से भी ज्यादा दानी थे नहीं, जिंदगी में सबकी तुलना नहीं करनी चाहिए आपको कि कर्ण से ज्यादा दानी कौन है, इससे बहादुर कौन है। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, कम ज्यादा कुछ नहीं होता। अर्ध कुंभ, कुंभ का मतलब है घड़ा। अब आप लोग जानते होंगे जो देवता थे और असुर थे, देवता और असुरों के बीच झगड़ा हो गया। किसको लेकर के? बात आई कि समुद्र मंथन होगा। मथना समझते हो, जैसे आप दही को मथते हैं तो उससे मक्खन निकलता है। तो ये हो गया कि पूरे समुद्र को मथा जाएगा। वासुकी सांप एक बड़ा, एक तरफ असुर लग गए, एक तरफ देवता लग गए, ऐसे घुमाते रहे उसको कि भैया समुद्र को मथा जाएगा तो अमृत पैदा होगा, नेक्टर पैदा होगा, और उस अमृत को जो पी लेगा तो अमृत मिलेगा, वो हमेशा के लिए हो जाएगा। अब देवताओं की तरफ, अपने देवता तो सीधे स्वभाव के ही थे, असुर बड़े चालाक थे राक्षस। उनकी तरफ कौन थे? शुक्राचार्य। चाल चली और ये लेके भाग गए अमृत को। कौन? असुर। लेकिन असुरों ने जैसे ही इसको पीने वाले थे, तो भगवान जी ने क्या कर दिया था? चक्र चला करके गर्दन काट दी। यहां से चक्र चला करके जब गर्दन कटी और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदे
अमृत की उसकी बूंदें जो पृथ्वी पर आकर के गिरी, यही वो 4 स्थान हैं जहां अमृत की बूंदें गिरी हुई मानी गई हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। समझ रहे हैं? 4 प्लेस पर क्यों लगते हैं? एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, रोहित शर्मा जी। उसी का उत्तर मैं आपको दे रहा था। आपको शांत रहना चाहिए, ठीक है? शांत रह के आप सुनोगे तो मैं सब कुछ अपने आप बता देता हूँ। और इतनी देर में आप टाइप करते हो ना किसी चीज को, तो इसका मतलब है आप लॉजिक से हट रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आ गया। हर्ष के पुत्र, हर्ष के पुत्र, इनका कोई उल्लेख हमको नहीं मिलता है। माना जाता है कि हर्ष के पुत्रों की जो हत्या थी वो इन्हीं के मंत्रियों ने कर दी। तो हर्ष के पुत्र हैं भाग्यवर्धन, क्या ये गद्दी पर बैठे थे? और कल्याणवर्धन, नहीं जी, ये खत्म है। बोलेंगे भैया फटाफट से? बोलेंगे भैया? कोई दिक्कत? एक बच्चे ने पूछा भैया हर्ष के पास जो चतुरंगनी सेना थी इसमें क्या क्या था? देखो, चतुरंगनी सेना को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, चारों दिशाओं को कवर करने के लिए। जैसे आपका अगर मैं बात करूं, पैदल सेना हो गई, घुड़सवार हो गए। जैसे मैंने बोला अभी अरब सेनापति, अरब का मतलब क्या है? अरब सेनापति का मतलब है अश्व सेनापति से, घोड़े से। क्या देखेंगे ध्यान से? जैसे मैंने बताया ना, पोस्ट थी ये सेनापति की, जो हर्ष की अपनी सेना थी। अरब सेना जो पति था, यहीं पर मैंने आपको बताया था। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, सॉरी यहाँ पर नहीं बताया। हाँ, यहाँ पर ये है ना, हर सेना में अश्व है। अरब सेनापति जो लिखा हुआ है इसको हम अश्व बोल सकते हैं, अश्व सेनापति। मतलब अश्व का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े वाले सेना का। चतुरंगणी क्या हो गया? पैदल हो गए, घोड़े हो गए, हाथी हो गए, ये सब चतुरंगणी में आ जाएगा। चारों दिशाओं को कवर करने के लिए जिस सेना को बनाया गया हो, 4 अंग जिसके हों। बोलेंगे भैया? 6 वर्ष 12 वर्ष का क्या मतलब है? प्यारे बच्चे, कुंभ लगता है 6 वर्षों में, फिर 12 वर्षों में, फिर 24 वर्षों में महाकुंभ। ठीक है भैया? मथुरा के बारे में भी कुछ बताया था। हाँ, मथुरा को भी उत्तर भारत में कन्नौज के साथ साथ में एक महत्वपूर्ण नगर बताया है। अब आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों को कोई डाउट है तो। भैया ये क्यों लगते हैं? बेटा तुम पागल हो क्या? बता तो दिया क्यों लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमृत आ गया और अमृत नदी में मिल गया, तो कहते हैं इन स्थानों पर गिरा। तो इन विशेष तिथियों को ये माना जाता है, जब कुंभ लगता है, कि यहाँ जाकर के आप डुबकी लगाओगे ना, स्नान करोगे, तो आपको अमृत नहाने को मिल जाएगा और आप पवित्र हो जाएंगे। अभी कह रहे हैं सर ऋतु कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ दोस्त। तो कल से प्यारे बच्चे हमारा चलने वाला है क्या आपका, आप लोग समझ पाएंगे, कल से हम मेडाइवल को, और जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उनको नोट करके रखना है ना। और जो बच्चा इनके लिए शोर मचाएगा, जैसे उसमें टेलीग्राम में लिखता है कोई कोई बच्चा, आज से 4-5 दिन बाद कोई बच्चा आएगा भूला भटका, वो क्लास देखा नहीं, बोलेगा जी आपने वो नहीं कराया मीडिएवल में, तो आप उस बच्चे को खुद ही जवाब दे देना कि वो बता चुके हैं, क्लास को ध्यान से देखो जाकर के, वो हम कब करेंगे। ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए बहुत सारा। और कल से मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत को, आप ये समझिए कि एक सेगमेंट हम पढ़ चुके हैं। मध्यकालीन में हमको बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं, इंटरेस्टिंग भी है, जल्दी खत्म हो जाए। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय।